हेलो एवरीवन, आज की क्लास का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। जब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात की जाती है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो भी डिवाइसेज होता है या उसका जो भी एप्लीकेशन पार्ट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर इन्वॉल्व होता है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होने वाले डिवाइसेज के बारे में अच्छे से स्टडी करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के क्लास का मेन जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, बट क्लास हम कंडक्टर से शुरू करेंगे इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है एक टाइप का कंडक्टर होता है, एक विशेष प्रकार का कंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं कंडक्टर से। कंडक्टर क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि ये 9th-10th में भी आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ठीक है, कि जितने भी दुनिया के मटेरियल होते हैं या सब्सटेंस होते हैं, जितने भी हमारे आसपास सब्सटेंस है या पदार्थ हैं, उनको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन कौन सा पार्ट्स होता है तो कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अगर हिंदी में बोलें चालक, कुचालक और अर्धचालक। ठीक है, तो इसमें से अभी हम लोग सिर्फ कंडक्टर को ले लेंगे, कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। हम लोगों को इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर से कोई मतलब नहीं है। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट कंडक्टर। और कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं तो चालक बोलते हैं, कभी कभी इसको सुचालक भी बोला जाता है, लेकिन चालक ही ज़्यादा बोलना सही होगा। तो कंडक्टर क्या होता है, चालक होता है। और आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि चालक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू या जिसके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है या कोई ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने बॉडी से अलाउ करता है पास होने के लिए, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे कंडक्टर मटेरियल हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, ठीक है, और ये सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब ठोस अवस्था में कंडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। द सब्सटेंसेज विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर क्या है तो बोला जा रहा है द सब्सटेंसेज विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोला जा रहा है कि जो सब्सटेंसेज हैं, मतलब जो पदार्थ अपने बॉडी से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी पास होने दे। द सब्सटेंस विच अलाउ मतलब क्या होता है, परमिशन देना। ठीक है, द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। कोई ऐसा पदार्थ जो अपने बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करे कि पास होने के लिए, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर है। और ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से हैं तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है और भी बहुत सारे। ठीक है, तो ये जितने भी सब्सटेंस का मैंने नाम लिया ये सारे के सारे मेटल्स हैं और ये क्या हैं, कंडक्टर हैं। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है द कंडक्टर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली। ये जो कंडक्टर होते हैं इनको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। कैटेगराइज करने का मतलब या क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई करने का मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, 2 पार्ट में इसको वर्गीकरण किया गया है, यानी कि कंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं और दूसरे को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। कंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं तो कंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर। एक को मेटालिक कंडक्टर बोला जाता है, दूसरे को इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर बोला गया है। ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइट्स बोला जाता है। मेटालिक कंडक्टर के बारे में बचपन से आप लोग पढ़ते आए हो। ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के बारे में बचपन से पढ़ते आए हो। 9th-10th में इलेक्ट्रोलाइट्स का थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए मिला होगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स को डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि मेटालिक कंडक्टर क्या होता है। मेटालिक कंडक्टर मतलब क्या, समझ गए, वैसा कंडक्टर जो मेटल का हो। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज आर द मेटालिक सब्सटेंसेज विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका डेफिनेशन है। ऐसे तो बहुत ईजी भी डेफिनेशन लिखा जा सकता है। ठीक है, इजी डेफिनेशन ये हो सकता था कि द मेटल विच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी, द मेटल विच अलाउ टू फ्लो इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, मतलब अपने आप से जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे वैसे मेटल्स को हम लोग मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ दीज आर मेटालिक सब्सटेंसेज विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
क्या लिखा हुआ है, विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, मतलब अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे, पासेज मतलब पास होने दे। और वो क्या होना चाहिए, मेटालिक सब्सटेंस होना चाहिए, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, मेटालिक सब्सटेंस होना चाहिए। विदाउट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, उसमें कोई भी केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, बिना केमिकल चेंज के ही वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। तो वैसे कंडक्टर को हम लोग मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर। तो मेटालिक कंडक्टर का तो पहले से आप लोग डेफिनेशन जानते होंगे, बस एक लाइन ज़्यादा याद रखना है, ठीक है, थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंजिंग, मतलब ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है, विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, मतलब कोई उसमें केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे ठोस अवस्था में तो ठोसी अवस्था में रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो लिक्विड अवस्था में जाके तब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे है वैसे ही, ना इसका कलर चेंज होगा, ना इसका कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का मतलब बता रहे हैं कि ना इसका कलर चेंज होगा, ना इसका शेप चेंज होगा, ना साइज चेंज होगा, ना अवस्था चेंज होगा। सॉलिड अवस्था में है तो सॉलिड अवस्था, यानी कि ठोस अवस्था में तो ठोसी अवस्था में रहेगा, ठीक है, लिक्विड अवस्था में नहीं जाएगा जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगा। क्लियर है? तो ये सारी बातों को याद रखना है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिखा दिया। अब ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। द कंडक्शन थ्रू मेटल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी मेटल्स में जो या मेटालिक कंडक्टर जो होता है उसमें जो कंडक्शन होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या करंट पास होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एक लाइन में ऐसे याद रखना है कि जितने भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होता है या इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आगे चल के इलेक्ट्रोलाइट्स में बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करेंट जो पास होता है या इलेक्ट्रिसिटी जो पास होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। इसमें ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, मेटालिक कंडक्टर का एक थोड़ा सा हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको समझाने का कोशिश करते हैं, आप लोग समझने का कोशिश करना। सपोज करो कि ये आयरन रॉड है, एक कुछ लेंथ का होगा, लेंथ वगैरह से मतलब नहीं है। तो ये जो आयरन होता है इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और इसको क्या किया गया, बाहर से किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, किसी बैटरी से या किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया। ये कोई वोल्टेज सोर्स है, भी हमारा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। अब देखो, जैसे ही इस वोल्टेज सोर्स से इसको कनेक्ट किया जाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनमें मूवमेंट होगा। जब तक इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट नहीं किया गया था ये सारे इलेक्ट्रॉन्स स्थिर था, लेकिन जैसे ही वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करने लगेंगे। इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है, आप लोग को पहले से पता है, इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज होता है। तो इधर से पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, इधर से निगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे चूंकि निगेटिव चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप लोग को पता होगा कि अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो निगेटिव चार्ज है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। रिपेल मतलब धक्का लगाएगा। तो देखोगे एक ही इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स लगेगा, एक तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आगे से ये पॉजिटिव चार्ज सारे इलेक्ट्रॉन्स पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और ये जो निगेटिव चार्ज है ये रिपल्सन फोर्स लगाएगा। जैसे मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पे दोनों फोर्स लगेगा, सामने से ये खींचेगा भी और पीछे से ये धक्का भी लगाएगा। वैसा ही सारे इलेक्ट्रॉन्स पे दो दो फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स एंड रिपल्सन फोर्स। तो इस तरीके से नेट जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा उसके कारण हम लोगों को करंट मिलेगा। तो सारा इलेक्ट्रॉन्स जब इधर फ्लो करेगा तो यहाँ पे करंट मिल जाता है। तो इसमें इसके थ्रू मतलब करंट पास हो रहा है, इसके बॉडी से होते हुए ये करंट आई फ्लो होता है। आप लोग को बचपन से पढ़ाया गया होगा कि पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे आई कोई करंट है जो कि इसके बॉडी से पास हो रहा है। तो ये जो है ये मेटालिक कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी मिला ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिला। बस इतना ही मुझे समझाना था। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, द कंडक्शन थ्रू द मेटल इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी मेटल से जो कंडक्शन होता है वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आया बात समझ में?
चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। मेन हमारा टारगेट इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपर वे में पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा पीछे जाके पढ़ाना शुरू किया। मतलब कंडक्टर बताया, मेटालिक कंडक्टर बताया, और अब हम आप लोगों को इलेक्ट्रोलाइट्स बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो पहला बात तो ये आप लोगों को चल गया होगा कि कंडक्टर का ही एक पार्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इट इज़ ए टाइप ऑफ कंडक्टर, एक टाइप का कंडक्टर है, लेकिन इसमें कुछ खास है। वो खास क्या है उसको थोड़ा सा हम बताते हैं। पहले इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है, और आपको समझाते हैं, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और जीवन भर के लिए याद रखना है। हम लोग ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाते रहते हैं, 9th-10th में बच्चे इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ के आए हुए होते हैं, उनसे हम लोग पूछते भी हैं कि भैया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। इवन आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए होते हो डिप्लोमा वाला, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट्स से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जवाब नहीं दे पाते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज के बाद से आपको जवाब देना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। थोड़ा अच्छे से चीज़ों को पढ़ के समझ के पढ़ोगे तो कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देते हो। चलिए इलेक्ट्रोलाइट्स का डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। लिखा हुआ है दीज आर द सब्सटेंसेज, सब्सटेंसेज मतलब पदार्थ, ठीक है, विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है पास होने के लिए, ठीक है, थ्रू देयर मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब क्या? पिघले हुए अवस्था में। मोल्टेन मतलब क्या होता है? मोल्टेन मतलब पिघलना होता है। मेल्ट, मेल्ट तो जानते होगे क्या? जैसे आइसक्रीम ऐसे ठोस अवस्था में थोड़ी देर छोड़ दोगे तो क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, ठीक है। तो मोल्टेन स्टेट, जब वो आइसक्रीम पिघल जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, तो हम लोग बोलेंगे ये मोल्टेन स्टेट में आ गया। क्लियर है? या मोमबत्ती होता है, तो मोमबत्ती मान लो जब तक उसको जलाया नहीं गया तो वो ऐसे ही ठोस अवस्था में रहता है, लेकिन जब उसको जला दिया जाता है, मतलब माचिस से जब उसमें आग लगा दिया जाता है तो धीरे धीरे जलता है और वो मोमबत्ती पिघल के लिक्विड अवस्था में आ जाता है, तो बोलते हैं कि मोमबत्ती पिघल गया, मोल्टेन स्टेट में आ गया। तो यही चीज़ लिखा हुआ, दीज आर द सब्सटेंसेज विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टेन स्टेट और देयर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मतलब क्या? जलीय घोल। एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है जलीय घोल। सोल्यूशन तो जानते होगे घोल होता है, एक्वस मतलब जलीय होता है। मतलब किसी चीज़ को पानी में घोल दिया जाता है, जैसे चीनी है तो उसको पानी में घोल दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे। वो चीनी और पानी का जो घोल होता है उसको एक्वस सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वो पानी का रूप ले चुका है। एंड ऑल्सो अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन एट द सेम टाइम, ठीक है, मतलब केमिकल डिकम्पोजिशन में भी जाता है सेम टाइम पे। अब ओवरऑल पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। दीज आर द सब्सटेंसेज विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टेन स्टेट और थ्रू एक्वस सोल्यूशन एंड ऑल्सो अंडरगोज केमिकल डिकम्पोजिशन एट द सेम टाइम। बोला जा रहा है कि ये एक तरह का सब्सटेंस है, एक तरह का पदार्थ है। किसी किसी बुक्स में लिखा हुआ रहता है दीज आर द कंपाउंड। कंपाउंड, कंपाउंड मतलब यौगिक। सब्सटेंसेज के बगल में लिखा हुआ होगा, उसके बदले लिखा हुआ होगा कंपाउंड। कंपाउंड मतलब यौगिक होता है, ठीक है, इतना तो आप लोग को पता होगा। चलिए, तो दीज आर द सब्सटेंसेज मतलब ये एक प्रकार का पदार्थ है विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टेन स्टेट, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास करने देता है थ्रू देयर मोल्टेन स्टेट मतलब पिघले हुए अवस्था में। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जो अपने पिघले हुए अवस्था में अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, और या फिर थ्रू एक्वस सोल्यूशन या अपने जलीय घोल से ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है। एंड ऑल्सो अंडरगो केमिकल डिकम्पोजिशन एट द सेम टाइम, और इसमें एक केमिकल डिकम्पोजिशन होता है, केमिकल विघटन होता है, चेंजिंग होता है, ठीक है। अब आ गया होगा समझ में तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया होगा तो हम अभी समझाएंगे, बिल्कुल समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखना है। और वाला भी पढ़ लेते हैं डेफिनेशन, या तो ये वाला डेफिनेशन याद रखो या इतना भी डेफिनेशन याद रखोगे तो काम चल जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स इज द सब्सटेंस विच अलाउ द पासेज इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इटसेल्फ इन इट्स मोल्टेन स्टेट और एक्वस सोल्यूशन। बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो होता है एक प्रकार का सब्सटेंस है जो कि अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से पास होने के लिए अपने पिघले हुए अवस्था में या जलीय घोल में, ठीक है। आ गया समझ में तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का हमने एग्जांपल लिखा है एसिड बेस साल्ट, ठीक है।
तो एसिड बेस साल्ट जो होता है ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। जैसे एक साल्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ठीक है, NaCl, इसको नमक बोलते हैं, जो नमक हम लोग खाते हैं, NaCl। अब देखो ये जो NaCl होता है ना, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये अपने सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है। जैसे नमक जो है कभी ऐसे रॉक के फॉर्म में, मतलब पत्थर के फॉर्म में कभी नमक देखे हो क्या? ठीक है, कभी देखे भी हो सके, उसी मतलब पहले तो वो रॉक के ही फॉर्म में होता है, उसको पीस दिया जाता है कंपनी में और पीस के तब बेचा जाता है, लेकिन वो रहता है रॉक के फॉर्म में, चट्टान के फॉर्म में, ठीक है। तो मान लो ये कोई NaCl है, ठीक है, ऐसा एक कोई NaCl है, ये हमारा क्या है भाई? NaCl है, ठीक है, नमक है, नमक रॉक के फॉर्म है। जब इस पे वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, जैसे उस पे अप्लाई किए थे, जब इसको वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिया जाएगा तो यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जब इस नमक को कुछ देर छोड़ दिया जाए, एक बर्तन में रख के छोड़ दिया जाए, तो धीरे धीरे क्या होगा? पिघल जाएगा, ठीक है। मान लो ये कोई बर्तन है, इस बर्तन में क्या किया गया? इसको रख दिया गया, धीरे धीरे ये क्या हो जाता है? पिघल जाता है, पानी का रूप ले लेता है। बोलो, ऐसा हो जाता है ना, बहुत बार हम लोग नमक छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे पिघल जाता है, तो पिघल के क्या हो जाएगा? पानी का रूप में आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये मेल्ट हो गया, यानी कि ये इसका मोल्टेन स्टेट मिल गया। अब देखो, जब ये मोल्टेन स्टेट में होता है, या फिर दूसरा एक कंडीशन और हो सकता है, इसको लिए, ये रॉक के फॉर्म में है, एक बर्तन में लिए और उस बर्तन में पानी रख के उसको पानी के साथ मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो धीरे धीरे ये पिघल के पानी का ही रूप ले लेता है। अब देखो हुआ क्या, जब ये सॉलिड फॉर्म में था तो यहाँ से करंट पास नहीं हुआ, लेकिन अब जब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में आ गया, घोल के फॉर्म में आ गया, या अपने मोल्टेन स्टेट में आ गया, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। कैसे करंट फ्लो करेगा? अब इसको समझिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में, इस घोल में 2 मेटल प्लेट डिप कर देंगे, डाल देंगे। जैसे ये हमारा कोई बर्तन रहा, उस बर्तन में मोल्टेन फॉर्म में NaCl है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब हम लोग क्या करें, 2 यहाँ से कंडक्टर लिए और इन दोनों कंडक्टर को, ये 2 मेटल प्लेट है, इसके अंदर में डाल दिए और इसको हम लोग अब क्या करेंगे, किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, ऐसे प्लस माइनस वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो देखोगे क्या, इस सोल्यूशन से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, ठीक है। इसमें करंट जो है ऐसे पास करेगा, मतलब करंट का पाथ देखो कहाँ पे है, ये मेटल, दोनों मेटल के बीच में डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, इस मेटल से तो करंट आएगा ही, साथ ही साथ ये वायर से होते हुए मेटल में जाएगा और मेटल से इस जलीय सॉल्यूशन में, यानी कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ से ये करंट पास होके इस प्लेट पे जाएगा और इस तरीके से इस प्लेट से ऐसे करंट फ्लो कर जाता है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है ये मोल्टेन स्टेट में क्या है, ये मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स यही है भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जब पिघल जाता है तो कंडक्टर बन जाता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में रहता है तो इंसुलेटर होता है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आगे हम आप लोग को बताने वाले हैं। समझ में आया क्या मैं बोला? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, तो सॉलिड कंडीशन में, मतलब जब वो ठोस अवस्था में होगा, चट्टान के फॉर्म में होगा, रॉक के फॉर्म में होगा, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं फ्लो करने देता है। लेकिन जब वो पिघल जाता है या पानी में उसको घोल दिया जाता है तो उसके सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है। इसका कारण भी अभी हम क्लियर करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐसा ही समझोगे, दीज आर द सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देयर मोल्टेन स्टेट और देयर aqueous solution and also undergoes chemical decomposition at the same time। केमिकल डिकम्पोजिशन एट द सेम टाइम का क्या मतलब है? देखो, जब ये सॉलिड के फॉर्म में है तो इसके अंदर में, ठीक है, ये जो NaCl जो है ये पूरा का पूरा ऐसे बॉन्डिंग बना के रहता है, Na और यहाँ पे Cl क्या रहता है, एक दूसरे से बॉन्ड बना के रहता है, ठीक है। तो NaCl हमारा क्या हो गया, एक तरह का कंपाउंड होता है, ठीक है। अब देखो ये होता क्या है, जब NaCl को पानी के अंदर में डाल दिया जाता है तो ये NaCl 2 पार्ट में टूट जाता है। पानी के अंदर में ये 2 पार्ट में Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस, ये 2 अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। यानी कि ये बन गया क्या, केटायन, और ये बन जाता है एनायन,
ठीक है, आयोनाइजेशन हो जाता है। आगे हम बताएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस जब पढ़ाएंगे तो हम ये सारा चीज़ बताएंगे। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, टूट गया। ठीक है, तो जब NaCl क्या था, पहले एक ही फॉर्म में था, NaCl एक दूसरे से बॉन्ड बना के था, एक यौगिक था, और जब इसको पानी के अंदर में डाला गया या जब ये मेल्ट हुआ तो ये दो पार्ट में टूटा, और दो पार्ट में टूटा तो एक पॉजिटिव एटम मिला, एक निगेटिव एटम मिला। ये को कैटायन बोलेंगे पॉजिटिव एटम को, और निगेटिव एटम को एनायन बोलेंगे। तो कैटायन और एनायन बन जाता है। तो इसके अंदर में कैटायन और एनायन बन जाता है। इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करके बनाते हैं। जैसे देखो, ये बड़े से बर्तन में लेके आ जाते हैं इसको। तो ये जब ये जलीय घोल की अवस्था में आ गया तो हमने बोला कि इसमें दो हम लोग क्या किए, ऐसे मान लो रॉड डाल दिए। ठीक है बच्चा लोग, और यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दिए, V वोल्टेज सोर्स से। इसके अंदर में देखोगे हम क्या बोल रहे हैं, जब ये पिघलता है तो Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है। अब ये बहुत ही पेशेंसली पढ़ने का ज़रूरत है, ऐसा बहुत सारा चीज़ बताएंगे जैसे, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जब इस प्लेट पे पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे चार्ज अप्लाई किया गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, यानी कि इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज अप्लाई हुआ तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट जो होता है ये क्लोरीन को खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन जो है ये एनायन है। पॉजिटिव प्लेट ये निगेटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि क्लोरीन को खींचेगा। ठीक है, जो कि ये क्या है, एनायन है। ये जो निगेटिव प्लेट है ये Na को खींचेगा। Na क्या है, तो Na हमारा कैटायन है, तो कैटायन को अपनी तरफ। तो इसमें आयंस का मूवमेंट हुआ, और आयंस एक तरह का चार्ज पार्टिकल है। करेंट कहीं पे भी फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुआ मेटल के अंदर में, तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स था। बात को समझिएगा, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स क्या था, इलेक्ट्रॉन्स था। इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल्स क्या है, कैटायन और एनायन है। तो ये आपको ओवरऑल समझ में आना चाहिए। यही केमिकल डिकम्पोजिशन था। यौगिक जो है, जो आयंस था वो दो पार्ट में टूटा। ठीक है, कैटायन और एनायन बना, और कैटायन और एनायन बनने के साथ ही जब इस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वही कैटायन और एनायंस मूव करता है, जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे पूरा अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द कंडक्शन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस। इसमें जो कंडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स में वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। ठीक है, ये जो Na प्लस है, Cl माइनस है, ये तो कैटायन और एनायन है, यही तो आयंस हैं। तो इनके मूवमेंट के कारण होगा। आयंस जानते होंगे आप लोग, दो टाइप्स का होता है, एक को कैटायन बोलते हैं, एक को एनायन बोलते हैं। तो इन आयंस का मूवमेंट हुआ, इसके कारण हम लोगों को करंट मिलता है। यहाँ पे जो करंट मिला वो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण मिला। किसमें, मेटालिक कंडक्टर में। और इलेक्ट्रोलाइट्स में जो करंट मिला वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस हुआ। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ जनरली रेफर टू एज इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ जनरली रेफर टू एज इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन। इसको इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन बोलते हैं। ये मेटालिक कंडक्शन है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्शन है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। तो दो टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद इसके टाइप्स को भी बता देते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कितने टाइप्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूँ। मैंने बताया कि सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होता है। सॉलिड स्टेट में जब ठोस अवस्था में रहता है तब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन जब ये मोल्टेन स्टेट में आता है, एक्वस सोल्यूशन में आता है या एक्वस सोल्यूशन का स्टेट आ जाता है, तो उस समय ये इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप से अलाउ करता है फ्लो होने के लिए। तो ये एक्वस फॉर्म में कंडक्टर का काम करता है, लेकिन सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर होता है। कितने टाइप्स का इलेक्ट्रोलाइट्स होता है थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत बारी आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स में इलेक्ट्रोलाइट्स को डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है और इसके टाइप्स को भी डिफाइन करने के लिए पूछा जाता है, तो देख लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। बोला गया कि इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप्स का होता है, एक को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, दूसरे को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज
completely ionized in aqueous solution is called strong electrolytes। कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो completely ionized हो जाता हो aqueous solution में, ठीक है। अगर बहुत आसान शब्दों में समझाएं तो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट समझ लो, जैसे मान लो NaCl है, एग्जाम्पल के लिए NaCl का, HCl भी हो सकता है, NaCl का मान लो एग्जाम्पल लिए। जब इसको एक्वस सोल्यूशन में ले गया मतलब पानी लिया गया, उसमें नमक को यानी कि NaCl को डाल के मिलाया गया। तो मैंने क्या बोला कुछ देर पहले कि जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है या जब ये मोल्टेन होता है तो ये जो NaCl मॉलिक्यूल्स होता है ये आयनाइज होता है, दो पार्ट में ब्रेक टूटता है, Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। इसी को बोला जाता है आयनाइजेशन। जब मॉलिक्यूल्स दो पार्ट में टूट जाता है या दो अलग अलग पार्ट में चला जाता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन बोलते हैं या डिसोसिएशन बोलते हैं। डिसोसिएट हो गया, टूट गया। तो अब सवाल ये है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है। तो बोला जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाता है। कंप्लीटली डिसोसिएट्स हो जाने का मतलब ये है कि मान लो एक छोटा सा ये रॉक है, ठीक है, ये किससे बना हुआ है? NaCl, यानी कि ये मॉलिक्यूल्स है, इस मॉलिक्यूल से बना हुआ है। इसके अंदर में सपोज कीजिए कि 500 NaCl मॉलिक्यूल्स हैं। कितने? 500 NaCl मॉलिक्यूल्स हैं। और जब इसको पानी के साथ घोला गया तो ये 500 NaCl क्या हुआ? 200 पार्ट में टूट गया, यानी कि कंप्लीटली जितना NaCl के मॉलिक्यूल थे हर एक मॉलिक्यूल्स दो पार्ट में ब्रेक हो गया। मतलब 500 में 500 मॉलिक्यूल्स दो पार्ट में डिसोसिएट्स हो गया। तो उसको बोलेंगे कि कंप्लीटली आयोनाइज हो गया। मतलब जब NaCl कंप्लीटली आयोनाइज होने का मतलब क्या है? हर एक NaCl दो पार्ट में टूट गया, और दो पार्ट में टूटेगा तो Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, यानी कि आयंस फॉर्म करेगा, ठीक है। अगर मान लो इसमें 200 NaCl था तो 200 NaCl क्या होगा? NaCl का मॉलिक्यूल्स है वो दो पार्ट में टूट जाता, ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इसलिए क्योंकि जब इनको जलीय घोल में या इनका जो जलीय घोल अवस्था होता है उसमें ये हाई कंडक्टिविटी देते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसके अंदर में आयंस होंगे। दूसरे हाथ पे अभी हम बताने वाले हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होगा जो कि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। सोचो कि यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल्स को मिक्स किया गया पानी में, जैसे 500 कोई वीक मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल भी लिया है वीक इलेक्ट्रोलाइट का CH3COOH, ठीक है। तो जब इसको पानी में मिलाया गया तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हुआ। मान लो 500 मॉलिक्यूल्स है किसका? तो CH3COOH का। जब इसको पानी में मिलाया गया तो आयनाइज होगा, ऐसा नहीं है कि आयनाइज बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन 500 मॉलिक्यूल्स में मान लो 300 मॉलिक्यूल्स आयनाइज हुआ, 200 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के ही फॉर्म में रह गया। यानी कि 500 में से 300 जो है आयनाइज हुआ, आयंस फॉर्म किया, केटायन एनायन जो भी फॉर्म किया 300 किया, लेकिन 200 ऐसा ही रह गया मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, उसको कुछ भी किया जाए नहीं हो, ठीक है, वो दो पार्ट में नहीं टूटेगा। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। किसको? उसको क्या बोलते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। चलिए फिर से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को रिपीट करते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच इज कम्प्लीटली आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। जो कम्प्लीटली आयनाइज होगा एक्वस सोल्यूशन में उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में NaCl, HCl, H2SO4, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं? ये दीज ऑल्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर लेते हैं। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, पार्शियली हो, लगभग हो, ठीक है। किसी किसी बुक्स में डू नॉट कम्प्लीटली के जगह पर लिखा रहता पार्शियली आयोनाइज्ड, ठीक है, लिखा रहेगा द इलेक्ट्रोलाइट्स विच पार्शियली आयोनाइज, मतलब लगभग हो, मतलब 500 मॉलिक्यूल्स है उसमें से 300, 250, 200 के आसपास आयनाइज होगा और बाकी ऐसे ही मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही रह जाएगा। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट्स को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। दो एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, CH3COOH, NH4OH etc, ठीक है। आगे और भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा ये बेसिक चल रहा है अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। धीरे धीरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसके बाद एक टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? चलिए पढ़ के ख़त्म करते हैं, बहुत ही ईजी है। द केमिकल सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट्स इनटू आयंस इज कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि डिसोसिएट्स नहीं होता, डिसोसिएट्स मतलब आयन फॉर्म नहीं करता है,
जब उसको पानी में घोल दिया गया या उसको पिघला दिया गया, जैसे चीनी है, ठीक है, चीनी को पानी में घोल दोगे तो वो आयंस फॉर्म नहीं करता है। बहुत बारी पूछा भी जाता है बच्चों से कि मान लो सेम 2 ग्लास लिया गया, एक ग्लास, दोनों ग्लास में पानी सेम वॉल्यूम में ले लिया गया, एक में नमक घोल दिया गया, एक में चीनी घोल दिया गया, तो बताइए किसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा। हो सकता है आपके गुरुजी लोगों ने भी पढ़ाया होगा 9th 10th में। 2 ग्लास लिए, दोनों ग्लास में पानी ले लिए, सेम क्वालिटी का पानी ले लिए, एक में चीनी मिला है, एक में नमक मिला है, एक में चीनी मिला है, और पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का कैपेसिटी दोनों में किस में ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जिसमें नमक मिलाए हो ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करेंट फ्लो होगा, चीनी वाला से नहीं होगा। इसलिए कारण बताइए, क्योंकि वो चीनी वाला जो होगा वो आयंस फॉर्म नहीं करेगा उस पानी के अंदर में, लेकिन जो नमक वाला सोल्यूशन होगा, जो नमक वाला घोल होगा, वो आयंस फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ लिखा हुआ द केमिकल सब्सटेंस, देखो यहाँ पे 3 चीज़ लिखे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। अब तीनों को समझना है। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो उस कम्प्लीटली उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं आयनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली, मतलब 500 मॉलिक्यूल्स लिए 500 मॉलिक्यूल्स 2 पार्ट में टूट गया, केटायन एनायन बना लिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में क्या पता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा सब्सटेंस है जो कि पार्शियली आयनाइज होगा, कम्प्लीटली नहीं होगा, लगभग होगा। 500 मॉलिक्यूल्स लिए तो 300 हो गया, 200 हो गया, वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, लेकिन वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होगा। अगर कम्प्लीटली नहीं होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स तो एक ऐसा सब्सटेंस हो गया जो बिल्कुल ही आयनाइज नहीं होता। अगर 500 मॉलिक्यूल्स लिया गया तो 500 मॉलिक्यूल्स उसका नॉन आयनाइज्ड फॉर्म में होगा, वो 2 पार्ट में टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो वैसा सब्सटेंस जो बिल्कुल आयनाइज नहीं होता उसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कम्प्लीटली होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पार्शियली आयनाइज होगा उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसा एक एग्जांपल भी इसका हम लिख दिए हैं, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ग्लूकोज यहाँ पे लिख दिए। ग्लूकोज जो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है, पानी में उसको घोल दीजिए तो उस आयंस फॉर्म नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है आज का क्लास का वो कंप्लीट हो गया। मेन टारगेट था इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ाना, बट उसी के बहाने थोड़ा मेटालिक कंडक्टर को भी पढ़ा दिए ताकि दोनों में अंतर समझ में आए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। तो आगे चल के जितने भी बैटरी सेल्स के बारे में पढ़ाएंगे सब जगह इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो बार बार तो टॉपिक पढ़ाएंगे नहीं, वहाँ तो उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो उस क्लास का टॉपिक होगा। बैटरी के बारे में पढ़ाएंगे, सेल्स के बारे में पढ़ाएंगे, चाहे प्राइमरी सेल्स हो, सेकेंडरी सेल्स हो, तो वहाँ पे सेल्स की बात करेंगे, ना कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को लेके करते रहेंगे। समझ गए बात को? तो अभी आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के समझ लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।